जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट होगी एक और नई वॉरशिप। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को सप्लाई हुई भारत की आकाश मिसाइल। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी वाटर जेट प्रोपल्शन का टेस्ट। और यूएस रिसर्चर्स के मुताबिक चीन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रियल वॉर में नहीं होगी इफेक्टिव। बीस से 23 जुलाई तक भारतीय नौसेना सदर्न नेवल कमांड में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 को होस्ट करेगी, जिसे कंबाइंड टास्क फोर्स 154 यानी कि CTF 154 के अंडर एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पार्टनरशिप के साथ कंडक्ट किया जाएगा। और इस 4 दिन की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में 40+ पार्टनर नेशंस के जो पर्सनल हैं वो एक साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी स्किल्स और अपने बीच के कोऑपरेशन को इम्प्रूव करेंगे। और इस ट्रेनिंग में शामिल है मैरीटाइम लॉ एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, काउंटर नार्कोटिक्स ऑपरेशंस, एसिमेट्रिक थ्रेट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन, मैरीटाइम अनमैन्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल, डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग, सर्वाइवल एट सी, बोर्डिंग ऑपरेशंस और इंडियन नेवी शिप्स पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। और ये जो एक्सरसाइज है भारतीय नौसेना की एडवांस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और सिमुलेटर्स को भी शोकेस करेगी। और जैसे कि कहा गया कि ये जो एक्सरसाइज है ये भारतीय नौसेना के नेतृत्व में कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के अंडर हो रही है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो कंबाइंड टास्क फोर्स यानी कि CTF 154 है, तो ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के अंडर बनाई गई मल्टीनेशनल मैरीटाइम ट्रेनिंग टास्क फोर्स है, जिसे मई 2023 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका पर्पस है कि जो CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के पार्टनर नेशंस हैं वे मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ को ट्रेन और बिल्ड करेंगे। और फिर फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना पहली इंडियन फोर्स बनी थी इस CTF 154 को कमांड करने वाली। 22 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना की सर्विस में माही क्लास की दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है मालवण, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। और इस वेसल को बनाने में 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। और ये न्यू जनरेशन के एडवांस्ड स्वदेशी सिस्टम से भी पूरी तरह से इक्विप्ड है। भारतीय नौसेना को इस तरह के टोटल 16 वॉरशिप्स मिलेंगी और जिन्हें कोस्टल और शैलो वाटर्स में ऑपरेट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये लाइट वेट टॉर्पेडो लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, इन सभी से इक्विप्ड हैं और माइन लेन टास्क को परफॉर्म करने में भी सक्षम है। बाकी एक अपडेट ये है जिसमें HAL की तरफ से सूचित किया गया है कि 20 से 24 जुलाई तक UK में आयोजित होने वाले फार्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो 2026 में वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और HAL अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स को शोकेस करने वाली है। और इसके साथ साथ तेजस, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, तो इनके स्केल्ड मॉडल्स को भी डिस्प्ले किया जाएगा। और इसी एयर शो के दौरान HAL, GE एरोस्पेस, ईटन एरोस्पेस, हनीवेल, सैफरन, मार्टिन बेकर, MBDA, तो इन ग्लोबल लीडर्स के साथ अपने कॉपरेशन को अभी डीप करने की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करेगी। और एरो इंजन्स, एवियोनिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी क्षेत्रों में कोलैबोरेशंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। चाइना एरोस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में CASI, तो ये US के डिपार्टमेंट ऑफ द एयरफोर्स का एक थिंक टैंक है जो कि विशेष रूप से स्पेस और एयर डोमेन्स में चीन द्वारा जो उनकी ताकत को बढ़ाए जाने के प्रयास चलते रहते हैं, तो उन सभी पहलुओं की जांच करता है। तो इसी थिंक टैंक के एक रिसर्चर जो कि US एयरफोर्स ऑफिसर भी हैं, जिनका नाम है मेजर डेरेक एकेलबी, तो उनके एक न्यू पेपर रिलीज़ हुआ है जिसका टाइटल है चाइनीज़ परसेप्शंस ऑफ स्टेल्थ। और उनका ये मानना है कि अमेरिका की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के बारे में चीन की जो समझ है वो अक्सर अधूरी है या फिर गलत होती है। और इसी के कारण वे हार्डवेयर सॉल्यूशंस पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं और अमेरिका की ऑपरेशनल अडेप्टेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जिसमें वो स्टेल्थ को ऑपरेशनल प्रॉब्लम के बजाय एक टेक्निकल प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं। और इस पेपर के मुताबिक क्योंकि चीन के पास अमेरिका की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के सक्सेस के पीछे का जो रियल रीज़न है उसकी समझ नहीं है, और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को प्राप्त करने के लिए चीन का जो फोकस है वो मुख्य रूप से एडवांस्ड हार्डवेयर को विकसित करने पर ज़्यादा रहा है, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर्स और एंटी स्टेल्थ रडार्स। लेकिन चीन ने टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, मिशन प्लानिंग, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों में ध्यान नहीं दिया है या फिर ना के बराबर दिया है। और इसी वजह से चीन की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है वो एक रियल कॉम्बैट में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। तो सीधे सीधे कहा जाए तो ये जो रिपोर्ट है ये इस बात पर आर्ग्यू करती है कि चीन ने एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ को विकसित किया है, लेकिन US ये मानता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो अकेले पर्याप्त नहीं है। बिना कॉम्बैट डॉक्ट्रिन, बिना ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और बिना इंटीग्रेटेड टैक्टिक्स के चाइना के जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्टेल्थ सिस्टम्स हैं, वो रियल वॉर में इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। और आपको स्पष्ट कर दें कि US ऑफिशियल्स और उनके एनालिस्ट का एक असेसमेंट है। बाकी चीन की टेक्नोलॉजी पेपर में जैसी दिखती है, तो क्या रियल वॉर में वो वैसा ही परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो इसकी गारंटी तो फिलहाल अभी कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी अनटेस्टेड मिलिट्री है और चाइना के एडवांस एयरक्राफ्ट अभी तक किसी भी मेजर मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट ही नहीं हुए हैं। और बाकी जिन दूसरी कंट्रीज़ ने चाइनीज सिस्टम्स को इस्तेमाल किया है तो वो भी ज़्यादा बेहतर निकल के तो सामने नहीं आए हैं।
बल्कि उनको बेहतर दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेना पड़ा है। गोवा में स्थित मरीन जेट पावर इंडिया की वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी में इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वदेशी तौर पर बनाए गए मरीन जेट पावर वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम के पहले सफल फैक्ट्री एक्सेप्टेंस ट्रायल्स को विटनेस किया है। और आपको रिमाइंड करा दें कि इस फैसिलिटी का उद्घाटन 13 फरवरी 2026 को किया गया था और इस तरह की फैसिलिटी को होस्ट करने वाला भारत, यूएस और साउथ कोरिया के बाद दुनिया का तीसरा देश है। और ये जो एडवांस्ड प्रोपल्शन यूनिट्स हैं, ये उन 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को पावर देंगी जिनका निर्माण भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कर रही है। और ये भारत की अपनी तरह की पहली ऐसी शिप बिल्डिंग परियोजना है जिसमें भारत में ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर किया गया मरीन जेट पावर वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि फॉर्मर डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने कंफर्म किया है कि भारत का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, तो ये तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया गया है, और जबकि आर्मेनिया भी भारत के आकाश वेपन सिस्टम को प्राप्त कर चुका है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के महीनों में इसरो के करीब 100 से 120 साइंटिस्ट ने रिजाइन किया है, और जो अधिकतर रेजिग्नेशंस हैं वो बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर से हैं। और इतनी अधिक संख्या में रेजिग्नेशंस को देखते हुए भारत के जो महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम्स हैं जैसे कि गगनयान, तो उस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, तो इसकी चिंता व्यक्त की गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के रिस्पॉन्स में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने 14 जुलाई को एक इंटरनल मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें इसरो के सेंटर्स को इस बात के निर्देश दिए गए कि वे ग्रुप ए के उन साइंटिस्ट और टेक्निकल पर्सनल के रेजिग्नेशन या फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट को सामान्य रूप से स्वीकार ना करें जो कि गगनयान जैसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल नेशनल स्पेस मिशंस में काम कर रहे हैं। जबकि इसके बजाय जो इस तरह की रिक्वेस्ट आएंगी तो वो सीधे अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भेजी जाएंगी। और इस कदम के माध्यम से भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाह रही है कि जो भारत के फ्लैगशिप स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं तो वह एक्सपीरियंस साइंटिस्ट के इस तरह के सडन रेजिग्नेशन की वजह से सफ़र ना करें। और जबकि इस पर इसरो चेयरमैन ने इस बात को तो स्वीकार किया है कि जो अधिकतर साइंटिस्ट हैं वो छोड़ के गए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि किसी भी संस्था में कर्मचारियों का आना जाना एक सामान्य बात है और महत्वपूर्ण मिशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। अगर एक साइंटिस्ट जाता है तो दूसरा उसकी जिम्मेदारी संभाल लेगा। और नई पॉलिसी का मकसद सिर्फ लोगों को जाने से रोकना नहीं बल्कि जरूरी प्रोजेक्ट्स का काम लगातार चलते रहना सुनिश्चित करना है। और जबकि इसी मामले पर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी कहना है कि ये जो इंटरनल मेमोरेंडम जारी किया गया है तो वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से है, कोई और अदर फैक्टर की वजह से नहीं, ताकि इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो एक मैच्योर लेवल पर लिए जा सकें। और उनका ये भी कहना है कि इसरो में एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है और जैसे जैसे लोग जाते हैं वैसे ही कई लोग जुड़ते भी हैं। और उनका ये कहना है कि कई लोग गए हैं तो कई आए भी हैं, और इसलिए उनका ये कहना है कि इस मैटर पर कंट्रोवर्सी करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। इसके अलावा भी हाल ही में कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में सेंसिटिव डेटा की लीक होने की रिपोर्ट सामने आ रही थी, और जो कि सबसे पहले रॉयटर्स की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक ने डार्क वेब पर भारत के लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट से संबंधित फाइल्स के एक बहुत बड़े कैशे को अपलोड किया है। तो इन्हीं रिपोर्ट्स पर जो भारत की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है तो उसने क्लैरिफिकेशन जारी किया है और ये स्पष्ट किया है कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से कोई भी सेंसिटिव डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। बाकी भारत के स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए दो और महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहला यह कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया है। और दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये कि भारत का एक और प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अपने मिशन आगमन को लॉन्च करने के लिए तैयार है, और जिसके तहत 18 जुलाई को उनके विक्रम 1 की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी। और ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटर लॉन्च होने वाला है जो कि श्रीहरिकोटा से होगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में नायक रमनदीप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में भारतीय सेना ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि कारगिल के सभी महत्वपूर्ण पीक्स, रिजेस, आउटपोस्ट इन सभी से दुश्मन को खदेड़ दिया गया है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर के 3 महत्वपूर्ण ऑपरेशंस कौन कौन से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।